हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्टार्ट करते हैं इस वीक की कुछ इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ के साथ। देखो, पहला जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग क्रेडिट स्विस। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से पूछ भी रहे थे, सर इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज दिस आर्टिकल मीन। इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल ना इकोनॉमी के कॉरस्पॉन्डिंग आजकल हमें न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको ना समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या आखिर। देखो, आप सभी ने जाना क्या है, आपने सुना होगा कि 2007 और 8 में ना ग्लोबल एक काफ़ी बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उसको बोलते हैं, बिल्कुल। अब उस टाइम पता क्या हुआ था, उस टाइम बहुत सारे बैंक्स थे ऑल्दो, बट एक इंपॉर्टेंट बड़ा बैंक था दैट इज़ लीमैन ब्रदर्स। ठीक है, ये उस टाइम पे डूब गया था, बिल्कुल कोलैप्स हो गया था। एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमें देखने को मिला। ठीक है, काफ़ी बड़ा एक रिसेशन था। अब देखो, आज के टाइम पे भी ना एक बैंक है क्रेडिट स्विस के नाम से। अब देखो, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है आज के टाइम पे। लगभग 50 कंट्रीज़ में इसके ना अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं। ठीक है, पिछले सालों में 22 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा इसका बिजनेस रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये एक्चुअल में काफ़ी एक बड़ा बैंक है, राइट। अब इस पर्टिकुलर बैंक की हालत ना आज के टाइम पे काफ़ी ख़राब चल रही है। बहुत सारे रीज़न है इसके, कुछ इंटरनल रीज़न है, कुछ एक्सटर्नल रीज़न है, उनको भी थोड़ा सा बताऊंगा। बट पॉइंट ये है कि इस पर्टिकुलर बैंक की हालत ख़राब है काफ़ी। और उससे पता क्या हो रहा है, उससे लोगों को लग रहा है कि यार अगर इसकी हालत ख़राब होगी ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा जब 2007-8 में लीमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद हमने देखा था, कहीं उसकी तरह ही हमें वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस या रिसेशन तो नहीं देखने को मिलेगा। ये कंसर्न्स चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। समझ आया पहले तो कि मुद्दा क्या है। अब मैं थोड़ा और बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे ना एग्जाम से रेलिवेंट है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको वो नहीं करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, बट मेजरली हमारे एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंस है वो समझेंगे। देखो, इसकी दिक्कत आप यहाँ पर भी देख सकते हो। आप देख पा रहे हो कि पिछले एक साल में ना 55% के आसपास कहीं ना कहीं इसका शेयर प्राइस नीचे आ चुका है। बीच में यहाँ पे देखा था 60% भी टच कर गया था। तो कहीं ना कहीं क्या दिखा रहा है कि काफ़ी हालत ख़राब है। पिछले 1-2 सालों के अंदर लगभग 5,000 लोग जो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते थे यहाँ पर इनके पास, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। पिछले 7 क्वार्टर्स में से 5 क्वार्टर इन्होंने लॉस फेस किया है। तो सिचुएशन कहने का मीनिंग क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। पर बिफोर भी एक्चुअली मूव इनटू कि क्या दिक्कतें क्या हैं, मैं थोड़ा सा ना आपको इंश्योरेंस को समझाना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा मैं क्यों इंश्योरेंस को समझा रहा हूँ, बट एक बार समझ लो कि क्या है। देखो, इंश्योरेंस जब भी आप जानते हो किसी ना किसी चीज़ की करवाते होगे, कई बार लाइफ इंश्योरेंस हो गया या और अलग अलग तरह की इंश्योरेंस होती है। ठीक है, तो कैसे काम कैसे करता है, जैसे मान लो आप लोग अपने व्हीकल की या किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो आप क्या हुए, एक तरह से पॉलिसी होल्डर हुए, बिल्कुल हुए। और आप क्या करोगे, कुछ प्रीमियम पे करोगे। ठीक है ना, कुछ छोटा सा अमाउंट आप पे करते हो। ठीक है, वो जाता है किसके पास, एक इंश्योरेंस फंड या इंश्योरेंस कंपनी के पास, राइट। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, कल को मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपको कंपनसेशन पे होता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, यस, पॉलिसी होल्डर को। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ प्रीमियम पे कर रहे हो। प्रीमियम क्यों पे कर रहे हो, ताकि कल को अगर कुछ इशू आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, किसी की मतलब कारणवश मान लीजिए डेथ हो जाए या अदर रीजंस की वजह से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंश्योरेंस वाले आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, पैसा आपको पे करेंगे अच्छा खासा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके कार के जो लॉसेज है वो बियर कर दिए, इस तरह की चीज़ें। पर आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर इसमें इंश्योरेंस कंपनी को क्या फ़ायदा। देखो, होता क्या है कि हज़ारों ही लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ को लेते हैं एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो इंश्योरेंस पे करते हैं। कल को जब भी कोई इमरजेंसी आ गई तो इन 1000 में से हो सकता है 5 लोगों को ये कंपनसेशन मिले। ठीक है, 10 लोगों को मिले। ऐसे थोड़ी है कि 1000 के 1000 लोगों को ही ये कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, नहीं। एक्सीडेंट 5 लोगों का हो जाएगा, हेल्थ इमरजेंसी जिनमें अगर इंश्योरेंस वालों ने पे करना हुआ, कंपनसेशन देना हुआ, वो कुछ लोगों का होता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो इंश्योरेंस है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है कि इनमें से कितने लोगों में से कितने लोगों का कॉरस्पॉन्डिंग इनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से ये वर्क करते हैं इंश्योरेंस वाले, राइट। अब इस इंश्योरेंस के साथ एक मुद्दा और जुड़ा हुआ है, दैट इज रिगार्डिंग बॉन्ड्स। ठीक है, अभी देखो मैं इन सभी चीज़ों को ना, ये अलग अलग टॉपिक्स लग रहे हैं भले ही आपको कि इंश्योरेंस कहाँ से सर ने स्टार्ट कर दिया, कहाँ से बॉन्ड स्टार्ट कर दिया, पर ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। मैं समझाता हूँ अभी कैसे। पर देखो, बॉन्ड्स भी आप सभी जानते हो। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट हो गया, हमारी कॉर्पोरेशंस, वो पैसे रेज करती हैं। समझ रहे हो, जैसे मान लो कोई कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसा रेज करने के लिए एक तरीका उनमें से क्या हो सकता है, बॉन्ड को इशू करना। मान लो जैसे
कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को मान लो चाहिए 10,000 रुपये। अब हो सकता है हर बंदे के पास 10,000 रुपया ना हो, पर 100 बंदे ऐसे ढूंढ लो और हर किसी से 100 रुपया ले लो, ठीक है, तो वो हो गया 10,000। यस, तो इस तरह से ये 100 रुपये के ना कंपनी क्या कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है। तो देखो जैसे आप हो, आपने आज 100 रुपया अपनी जेब से दे दिया, ठीक है, अब कंपनी पता क्या करेगी, कंपनी आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा देती रहेगी। जैसे मान लो ये बोल दिया कि 3 साल का बॉन्ड है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो होगा क्या, पहले साल के एंड पे कंपनी आपको 4 रुपये देगी, दूसरे साल के एंड पे फिर 4 रुपये, तीसरे साल के एंड पे फिर 4 रुपये। पर क्योंकि टाइम था 3 साल का, तो जो स्टार्टिंग में 100 रुपया लिया था ना कंपनी ने, वो आपको 100 रुपये क्या कर देगी, वापस कर देगी। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारा बॉन्ड काम करता है। पॉइंट समझ आया पहले तो कि बॉन्ड आखिर काम कैसे करता है, तो ठीक है, ये तरीका होता है। और आप एक चीज़ साथ में ये भी जानते हो कि जो बॉन्ड यील्ड होती है वो बॉन्ड प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। मैं यार डिटेल में नहीं बताऊंगा, ये पिछले आई थिंक 3-4 हफ्ते पहले मैंने बॉन्ड यील्ड भी आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। अब देखो, अब पॉइंट समझो, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने आपसे, मेरे जैसे लोगों से या फिर आपसे, कस्टमर से पैसे लिए हैं। कितने लिए हैं, ये लिए थे ना 100 रुपये, ठीक है, ये 100 रुपये लिया था यहाँ पे, राइट। अब आप सोच रहे हो कि हर साल कंपनी 4-4 रुपया प्रॉफिट देती रहेगी, पैसे देती रहेगी, और एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स वो 100 रुपये हमें वापस कर देगी। पर ये तो देखो आइडियल सिनेरियो है। हो क्या सकता है, हो ये भी तो सकता है कि कंपनी की हालत ही ख़राब हो जाए। पॉसिबल है या नहीं है, बिल्कुल। और कंपनी ये जो पैसा उसने रिटर्न करना था आपको, कोई भी पैसा हो सकता है, चाहे इतना हो गया या जितना मर्जी, वो पैसा रिटर्न ना करे, पॉसिबल है, बिल्कुल है। अब इस वजह से होता पता क्या है, इस वजह से होता क्या है, कई बार जो लोग हैं, जैसे अभी जैसे मान लो ये कंपनी थी, ठीक है, हमारी, और ये थे बॉन्ड होल्डर, मेरे और आपके जैसे लोग। अब हमें ना डर पड़ गया, क्या डर पड़ गया कि यार पता नहीं ये कंपनी जो हमने दिया था ना, हमने ये जो बॉन्ड लिया था इनसे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हर साल 4-4 रुपये मिलेंगे और एट द एंड ऑफ 3 ईयर हमें 100 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा डर लगा कि पता नहीं कंपनी वो पैसे वापस करेगी या नहीं करेगी। फिर हम क्या करें, हम गए एक बंदे के पास। ये बंदा कौन है, इंश्योरेंस वाला ही है, समझ आया, अब रिलेट हुआ। तो इंश्योरेंस वाले बंदे के पास गए। अच्छा, हमने क्या बोला, हम तुम्हें ना मान लो हर साल 1-1 रुपया देते रहेंगे, ठीक है, तो अगर कल को ये वाली कंपनी मुझे पैसा वापस ना करे, वो जो 100 रुपया वाला पैसा था जो बॉन्ड कंपनी जिसने, अगर वो कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी तो आप मुझे पैसा वापस दोगे। समझ आया पॉइंट। मैंने क्या किया, एक प्रीमियम दिया, सिमिलर टू द प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनीज को हम पे नहीं कर रहे थे प्रीमियम, उसी तरह से ये बॉन्ड होल्डर क्या करेगा, कुछ प्रीमियम देगा। मान लो 1 रुपया दे दिया, ठीक है, इसको अभी भी बेनिफिट ही हो रहा है क्योंकि यहाँ से इसको 4 रुपये मिल रहे थे ना इंटरेस्ट में। ये सोच रहा है कि 1 रुपया दे देता हूँ, पर एटलीस्ट इंश्योरेंस तो है, कम से कम गारंटी तो है कि भैया ऐसा नहीं है कि कल को 100 रुपया मेरा वो डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इसको भी ये खुश हो गया। यहाँ पर ये इंश्योरेंस वाला क्यों खुश है, क्योंकि इसको अलग से प्रीमियम आता जा रहा है, ठीक है, और ये काम कर रहा है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के बेसिस के ऊपर। इसको लग रहा है कि हाँ चलो हज़ारों लोगों का मैंने इंश्योरेंस कर दिया, उनमें से 2-4 लोग अगर डिफ़ॉल्ट कर भी गए, 2-4 कंपनियाँ, तो मैं उनका पैसा दे दूंगा, ठीक है, तब भी मैं बेनिफिट में ही हूँ। तो इसको ये लग रहा है, ठीक है, तो ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा एक तरह से। अब मान लो होता क्या है, कल को ये जो कंपनी है डिफ़ॉल्ट करगी, फिर इसको पे करना पड़ेगा पैसा, राइट। और इस तरह से इस चीज़ को क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। समझ आया। ये पर्टिकुलर जो टर्म है ना, ये यूपीएससी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप आप आखिर है क्या। तो देखो, जब भी इस तरह की कोई क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है तो होगा क्या, एक तरह से इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी कि जब बॉन्ड होल्डर क्या करते हैं, इनके पास चले जाते हैं और उसको इंश्योर करवाने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज़ रियलाइज़ करो, मान लो यही यहाँ पे आप मान के चलो कि क्रेडिट स्वीज है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर क्रेडिट स्वीज की सिचुएशन या किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की सिचुएशन बहुत ख़राब होगी तो होगा क्या, यहाँ पर जो प्रीमियम पहले 1 रुपया पे करना पड़ रहा था ना, हो सकता है ये 3 रुपये 4 रुपये इस तरह से होने लग जाए। क्यों, अगर इस तरह से जो होने लग जाएगा, ये क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं इस कंपनी को लग रहा है ना कि ये वाली जो चीज़ है वो रिस्की है, या फिर ये जो बॉन्ड इश्यूअर है इसके डिफ़ॉल्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से क्या चार्ज करना पड़ेगा, प्रीमियम ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। मीनिंग अगर किसी कंपनी का रिस्क ज़्यादा होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रीमियम्स वगैरह होते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के रिगार्डिंग वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये पॉइंट समझ आना चाहिए। अब देखा क्या गया है कि क्रेडिट स्विस का जो है ना, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो स्प्रेड होता है, एक तरह से बोल लो, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पिछले कुछ टाइम के अंदर।
और यही एक मेजर रीज़न है कि हमें लग रहा है कि क्रेडिट स्विस के काफ़ी ना बिल्कुल मतलब ख़राब सिचुएशन में है, बहुत ख़राब सिचुएशन में है। बाकी हमने नंबर्स भी देखे, शेयर प्राइस किस तरह से पिछले 1 साल में गिर गया है, और बाकी ये पर्टिकुलर सिचुएशन भी हमें कहीं ना कहीं दिखाती हैं द सिचुएशन ऑफ क्रेडिट स्विस इज एक्सट्रीमली बैड। तो पॉइंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है, इस चीज़ को समझना, और वो हम समझ चुके हैं कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आखिर ये चीज़ क्या होती है, राइट। ये चीज़ें हमने समझ ली। अब देखो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि लीमैन ब्रदर्स वाला जो था, ऑल्दो ये सिर्फ एक था, इसकी तरह से और भी बहुत सारे थे, पर ये बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे लीमैन ब्रदर्स, और ये कोलैप्स हो गया था। उसकी वजह से पूरे हमें ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर काफ़ी इश्यूज देखने को मिले। देखो जस्ट मैं छोटा सा बता देता हूँ ब्रीफ 2007-8 क्राइसिस में क्या हुआ था। एक्चुअल में देखो हुआ क्या, उस टाइम पे जो बैंक्स थे, ठीक है, वो क्या कोशिश कर रहे थे वहाँ पे उस टाइम लेंडिंग रेट्स, कि किस रेट पे लोगों को लोन देना है, वो वेरी लो, बहुत ही कम रेट्स पे लोगों को पैसा दे रहे थे। अब सोचो मैं आपको बोलूँ कि यार लोन सस्ते में ले लो, तो आप क्या सोचोगे, हाँ भैया मैं ले लेता हूँ, या इसको छोड़ो आप बोलोगे हाँ मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से हुआ क्या, इस तरह से जब बहुत ज़्यादा लेंडिंग रेट्स लो होगी तो लोग भी उनको लोन्स को लेने लग गए। किस पर्पज़ के लिए, घर खरीदने के लिए, हाउसेस को परचेज करने के लिए, इस तरह की चीज़ें होने लग गई। तो अचानक से क्या हुआ, लोग, हर इंसान सोचने लग गया कि भैया मैं भी घर खरीद लेता हूँ, मैं भी घर खरीद लेता हूँ, ठीक है। पर देखो कुछ लोग तो चलो ठीक है, वो लोग तो अफोर्ड कर लेंगे घर खरीदना, पर मान लो एक कोई 10,000 रुपया कमाने वाला इंसान है, अगर उसने मान लो लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, तो उसके लिए तो वापस करना लोन बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, इसी को क्या बोल देते हैं हम, सब प्राइम बोरोवर्स, ठीक है। एक तो वो बोरोवर्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी अच्छी होती है कि वो रिटर्न कर दे, उनको बोलते हैं प्राइम। पर ऑन द अदर हैंड सब प्राइम मतलब जिनकी या तो क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी ख़राब है, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि वो लोन वापस नहीं कर पाएंगे, उनको बोल दिया क्या, सब प्राइम बोरोवर्स। तो उस टाइम पे बैंक्स ने पता क्या किया, बैंक्स ने भी यही सारी चीज़ें करने लग गई, क्या कि इन सब प्राइम बोरोवर्स को भी लोन देने लग गई। क्यों देने लग गई, देखो बैंक ने भी ना क्या करवा रखी थी, एक तरह से पीछे की साइड इंश्योरेंस करवा रखी थी। किस तरह की इंश्योरेंस, देखो उन्होंने क्या किया, अलग अलग ये जो घर हैं, ये घर के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना इसकी वैल्यू है घर की, डेफिनेटली है। तो मॉर्टगेज हो गया, इनको मॉर्टगेज को ना एक तरह से इसकी एक सिक्योरिटी बनाई गई, इन सभी को एक तरह से जोड़ के एक तरह की सिक्योरिटी बनाई गई, उसको इंश्योरेंस वगैरह उसकी करवाई गई। अब देखो कल को अगर बैंक के पास अगर पैसा नहीं भी आया, अगर सामने वाले बंदे ने रिटर्न करना मना कर दिया, अगर पैसा नहीं दे पा रहा वो, तो होगा क्या, बैंक को शायद उतना खर्चा नहीं है। पीछे के जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स थे, इनके पास ये जो इंश्योरेंस कंपनी हो गई, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हो गए, उनके पास ये जा रहा है। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही थी इनको, ठीक है, अगर कल को ये वापस नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखो कुछ टाइम तक तो इस तरह से चलती रही चीज़ें, कैसे कि लोग बहुत ज़्यादा हाउसेस को परचेज करते रहे, बट एक दिन क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हमेशा थोड़ी ना लो रहने वाली थी, इंटरेस्ट रेट थोड़ी बढ़ी ओवर द टाइम, साथ ही साथ बहुत सारे घर हो गए मार्केट के अंदर। अब देखो एक दिन ऐसा आया जब कहीं ना कहीं क्या हुआ, जब घर बहुत ज़्यादा हो गए कॉरस्पॉन्डिंगली, अब देखो जो घर के प्राइजेस थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए थे, ठीक है। पर जब ये वाली सिचुएशन आई कि जब लैंडिंग रेट्स लो नहीं रही, तब क्या देखने को मिला, इन घरों के प्राइजेस में बहुत तेज़ी से गिरावट आने लग गई। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका घर आज 10 लाख का है, तो कल को हो सकता है 1 साल बाद उसकी कीमत या तो बढ़ भी सकती है वहाँ की प्रॉपर्टी की और घर की, या कम भी हो सकती है। तो यूएस में क्या देखने को मिला कि अचानक से इन हाउसेस के रेट्स बहुत कम हो गए। तो मान लो आपने लोन लिया था 10 लाख का, और 10 लाख का लोन लेके आपने ये घर खरीद लिया, हो सकता है 1 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाए सिर्फ 5 लाख। क्यों, वहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स नीचे आ गए। अब आप एक चीज़ सोच रहे हो कि यार मैंने तो बैंक से लोन लिया 10 लाख का, मेरे हाउस की कीमत अब रहेगी 5 लाख रुपए, मेरे घर तो किसी की कीमत बची ही नहीं कुछ भी, ठीक है, और अब मैं लोन वापस कर रहा हूँ 10 लाख रुपए का। आप एक बार सोचोगे ना कि नहीं यार मैं लोन वापस रीपे ही नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे घर की तो कोई कीमत ही नहीं बची, मैंने लोन किस लिए लिया था, घर खरीदने के लिए, घर की कीमत ही जब खत्म होगी तो घर का पॉइंट ही क्या है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली। फिर डिफ़ॉल्ट इन्होंने बढ़ा दिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, लोग डिफ़ॉल्ट करते रहे, सब प्राइम बोरोवर्स के पास तो वैसे ही कैपेसिटी नहीं थी रीपे करने की, तो यहाँ पर इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हालत ख़राब होगी, ठीक है ना। तो सारे के सारे इस तरह से कंटेजियन इफेक्ट हमें देखने को मिला। फिर देखो जब बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं ना, उसके इम्पैक्ट हमें यहाँ पे फिर और
दूसरे सेक्टर्स पे देखने को मिलते हैं कि लोगों की जॉब लॉसेज हो जाती हैं। देखो बैंकों ने भी, तो बैंकों ने जब दिवालिया हो गए बैंक एक तरह से, तो वहाँ से जॉब लॉस हुए तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उसके रिगार्डिंग लोगों के पास पैसा नहीं रहा तो बाकी और इंडस्ट्रीज इंपैक्ट हुई। और क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या है, एक तरह की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, एक जगह पे किसी चीज़ होती है तो उसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है। इस तरह की चीज़ें हमें पूरी दुनिया में देखने को मिली। ठीक है, तो ये था 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो ये जो मैं इनको बता रहा था ना, ये एक तरह से सभी मॉर्टगेजेस को जोड़ के एक मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटी बना दी जाती थी, और वो चीज़ फिर बैंक्स अकॉर्डिंगली इंश्योरेंस कंपनीज के पास लेके जाते थे। इनको कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ में हमने डिस्कस कर लिया 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस। अब जो बात हम कर रहे हैं क्रेडिट स्विस की, वहाँ पर भी देखो यही बोला जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जो बैंक है ये डूब सकता है। ठीक है, अब देखो जो 2007-8 का हमने देखा, वहाँ क्या था, मेजरली जो फैक्टर्स थे वो एक्सटर्नल थे, कि हाउसिंग बबल का क्राइसिस होना, ठीक है, या फिर जो लेंडिंग रेट्स था उनमें चेंजेस आना, या सब प्राइम बोरोअर्स को लेंड करना, इस तरह की चीज़ें थी। पर यहाँ पर जब हम बात करें क्रेडिट सुई की, तो हो क्या रहा है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हैं, कुछ एक्सटर्नल भी हैं। एक्सटर्नल देखो, जैसे आप जानते हो कि कोविड-19 पैंडेमिक आया, तब से थोड़ी हालत ख़राब है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था, और साथ ही साथ जो यूके की थोड़ी इकोनॉमी है उनमें कुछ इश्यूज हमें कुछ टाइम में देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सटर्नल तो ये हो गया, पर मेजरली ना जो क्रेडिट सुई में इशू है वो इंटरनल इश्यूज हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, इनके कुछ इन्वेस्टर्स थे जो क्रेडिट सुई के, अब हुआ क्या कि कुछ ना, देखो बहुत टेक्निकल चीज़ है तो हम उसमें जाएंगे नहीं, कि एक इनकी ना एक कंपनी थी ग्रीन सेल करके, वहाँ पर इनका पैसा लगवा दिया गया। इन्होंने बिना पूछे क्रेडिट स्विस ने अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, जो कि फ्यूचर इनवॉइस कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे एक तरह से। अब ये क्या होता है हमें नहीं जानना, कहने का पॉइंट सिर्फ ये है कि इनकी जो रिस्क मैनेजमेंट थी ना, कि किस तरह से ये रिस्क को मैनेज करें, इनकी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जिस वजह से हमें इस तरह के कुछ ना कुछ इंसिडेंट देखने को मिले। और सिर्फ ये एक बार नहीं हुआ, पिछले अगर 2 साल में देखोगे तो हर दूसरे तीसरे महीने इस तरह की कोई ना कोई खबर देखने को मिली ही मिली है। उसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ में भी देखो क्रेडिट स्विस का नाम बार बार आता रहा है पिछले कुछ टाइम के अंदर, कि इन्होंने प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ टॉप लीडरशिप के चेंजेस, देखो कभी ऐसा हुआ है कि कोई चेयरमैन इनका छोड़ के चला गया पिछले 1 साल के अंदर, किसी को रिजाइन कर ज़बरदस्ती करवा दिया गया, किसी के आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में काफ़ी झगड़े हो गए, इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही साथ इस वजह से क्या हुआ है, कंपनी का ओवरऑल इंपैक्ट आया है, उनके पिछले 7 क्वार्टर में से 5 क्वार्टर में लॉसेस देखने को मिले हैं। और देखो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर बैंक है, ये वैसे तो स्विट्जरलैंड का बैंक है, पर इसकी ब्रांचेस बहुत सारी कंट्रीज़ में है, लगभग 50 कंट्रीज़ में अलग अलग इसके ऑपरेशंस देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं आपस में इंटीग्रेटेड है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये बैंक बिल्कुल दिवालिया हो जाए तो इसका इम्पैक्ट बाकी के और सेक्टर्स पे आ सकता है। तो इंडिया के जो बैंक्स हैं वो भी इसके साथ एक तरह से लिंक्ड मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, नहीं, पर थोड़े बहुत मतलब देखो एक जगह पे अगर बैंकिंग सेक्टर में इश्यूज आते हैं ना, तो उसका रिपल इफेक्ट बाकी के दूसरे पर्टिकुलर कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया के बैंक्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट इसका आ सकता है, ठीक है। पर क्या ये उस तरह से आएगा 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह, ये कोई बता नहीं सकता, ठीक है। बट ऐसा अनुमान है क्योंकि देखो हमने 2007-8 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आएगा, बट शायद उतना नहीं आएगा जितना हमने 2007-8 में कुछ इस तरह के क्राइसिस के कॉरस्पॉन्डिंग देखा, ठीक है। तो ये था थोड़ा हम इस क्रेडिट स्विस के रिगार्डिंग मुद्दा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, हमें समझना कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, वो चीज़ें हमने समझी, बॉन्ड्स क्या होते हैं थोड़ा वो उसको समझा, साथ साथ इंश्योरेंस कैसे काम करती है उसको हमने समझने की कोशिश करी। और ये जो हमने 2007-8 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके कॉरस्पॉन्डिंग मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज, कोलैटरल डेट ऑब्लिगेशंस, इनको थोड़ा समझने की हमने कोशिश करी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या इंश्योर करना है कि आप हमेशा जो भी स्टैटिक्स में पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हो गया, इस तरह की चीज़ें आप करंट में जब पढ़ते हो ना, तो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से लिंक्ड है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इकोनॉमी के अंदर जो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे, ठीक है। स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर बोल रहा हूँ, मेंस के अंदर काफ़ी हद तक ना हमें कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली आप उनको अच्छे से आंसर भी कर सकते हो। बट प्रीलिम्स के अंदर तो हमें ये बहुत अच्छी इंटरलिंकेज चाहिए ताकि हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और उनको अच्छे से आंसर कर पाएँ। इसके साथ ही देखो हमारे कोर्सेज के अंदर भी हम यही इंश्योर करवाते हैं कि ये जो प्रॉपर इनके दोनों के बीच के इंटरलिंकेज है ना, इनको अच्छे से समझा जाए, ठीक है। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहे। उसी वजह से हमारे जो प्रारंभ बैच के अंदर वहाँ पर आपको प्री प्लस मेंस लेक्चर्स मिल जाएंगे, सीसैट लेक्चर्स, एंड साथ ही साथ बाकी भी जो
सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं उनको आपको यहाँ पे होलिस्टिक कवरेज प्रोवाइड किया गया है। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की गई है ताकि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी एप्लीकेशन को देख पाओ, एंड साथ ही साथ आपको स्टडी मटीरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह का ये वन स्टॉप सोल्यूशन है जहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप video.onlyis.in पे जाकर इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल कर सकते हो। राइट, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे सामने देखने को मिला वो था कि एक सर्वे की रिगार्डिंग रिपोर्ट थी, एक सर्वे था उसके रिगार्डिंग एक हमें आर्टिकल्स देखने को मिले काफ़ी सारे, तो इसको समझते हैं कि आखिर ये सर्वे है क्या। देखो सर्वे एक्चुअली है, उसका नाम है AQEES। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। देखो इसका ना आप प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है और मेंस में भी। मैं बताता हूँ कैसे। प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो ये पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्वे है क्या, कौन इसको रिलीज़ करता है, क्या क्या इसमें देखा जाता है, इस तरह की चीज़ें। बट इसमें जो डेटा वगैरह दिया हुआ है ना वो आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आंसर आए तो आप वहाँ आंसर्स में अपना वैल्यू एडिशन डाल सकते हो इस डेटा पॉइंट के थ्रू। तो देखो AQES क्या है? ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब इसके ना दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स कौन से? पहला है QES, दैट इज क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। अब पहली बात नाम में ही समझ आ गया कि ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, हर 3-3 महीने के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो QES के अंदर क्या है, हम उन एस्टेब्लिशमेंट को कवर कर रहे हैं जहां पर कितने कम से कम 10 वर्कर्स होते हैं। राइट, ऑन द अदर हैंड जो दूसरा कंपोनेंट है AQES का, दैट इज AFES, एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे। अब यहाँ पर किसको कवर किया जा रहा है? यहाँ पर उनको कवर किया जा रहा है जो एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर 9 या 9 से कम वर्कर्स होते हैं, वो आ जाते हैं किसके अंदर? एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे के अंदर। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये रिलीज होता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, जो कि आता है हमारे कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें थी। अब देखो ये जो पर्टिकुलर अभी सर्वे आया है ये कौन सा है? ये QEES है। ठीक है ना, क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो मैं बात कर रहा था, जहाँ पर क्या थे मोर देन 10 वर्कर्स, उनकी बात यहाँ पे करी गई है। तो देखो इसके अंदर एक बहुत सारे डेटा थे वैसे तो, बट मुझे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे नहीं वो बहुत सारे डेटा, बट एक दो डेटा आप देख सकते हो। जैसे कि वुमेन वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। ठीक है, 31.6% था पहले पिछले क्वार्टर में, अभी 31.8% हो चुका है। ये जो हम बात करते हैं QES सर्वे की। उसी तरह से साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि वर्कफोर्स हेल्थ सेक्टर के अंदर 52% वर्कफोर्स वुमेन वर्कर्स की है। ठीक है, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, BPO सेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग आप कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज देख सकते हो। राइट, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बात करी गई हैं। साथ ही साथ ये जो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ AQEES के बारे में, तो यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, IT हो गया, BPO सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं यहाँ पर हमें इनकी कवरेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा बस बेसिक जानना था इस पर्टिकुलर सर्वे के रिगार्डिंग, वो हमने समझ लिया। बाकी डेटा देखो इस तरह के ना जो क्वार्टरली सर्वेज होते हैं आपके एग्जाम से पहले दोबारा फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो तब जो आपका जब प्रीलिम्स होगा ना उससे जस्ट पहले जो भी डेटा आएगा आप उसको एक बार याद कर सकते हो, या फिर मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपने वहाँ डेटा को अपने आंसर में कोट करना हो तो वो डेटा को वहाँ यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे हम अक्टूबर में हैं तो ये शायद डेटा उतना आपको काम में ना आए मेंस के आंसर लिखने में। ठीक है, बट बाद वाला जो डेटा अपडेटेड आएगा तब वो अकॉर्डिंगली हर 3 महीने बाद जो आता है तब वो उसको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट था वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग। देखो वर्ल्ड बैंक की ना एक अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, व्हाट इज दैट? पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। तो पहले तो ना ये लिख लो, क्या लिख लें कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये रिलीज करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब देखो इसके पर्टिकुलर रिपोर्ट में क्या बोला, इन्होंने बोला कि 70 मिलियन लोग पॉवर्टी में चले गए 2020 में। और ये काफ़ी देखो शॉकिंग फिगर तो नहीं मैं बोलूँगा, आप जानते हो कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसके क्या क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं। डेफिनेटली देखो बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हमने देखने को मिली है। ठीक है, 2020 के अंदर बहुत सारे जो छोटे दुकानदार थे या फिर ना छोटी इंडस्ट्रीज चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें बंद करनी पड़ी थी। उस वजह से कहीं ना कहीं लोग बहुत सारे ओवर, सिर्फ इंडिया की बात नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ही हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा देखो चलो ये तो 2020 की बात होगी, अभी जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस है ना, इसको भी वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये भी पर्टिकुलर जो क्राइसिस है इसकी वजह से भी लोगों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट आया है लोगों की ज़िंदगी में। आप देख सकते हो ना कि जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का क्राइसिस आई थिंक 7-8 महीने हो गए अब तो, है ना, तो इतने लंबे टाइम से चल रहा है कहीं ना कहीं। तो जो यूक्रेन के आम लोग हैं या रशिया के भी जो आम लोग हैं
ठीक है, जो नॉर्मल जो ज़िंदगी जीते हैं उनकी ज़िंदगी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितनी नेगेटिवली इंपैक्ट हुई। बहुत सारे लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ी कहीं ना कहीं, और माइग्रेशन भी ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से, डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन है, छोड़कर थोड़ा ना जाना चाहते अपने घर को, बट जाना पड़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें ये सारी वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कवर करी हुई हैं कि ये सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिले हैं। और उसी वजह से देखो, आप जानते हो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ठीक है, जो हमारे 17 हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें पहला ही गोल क्या है, नो पॉवर्टी ना, ठीक है, आप जानते हो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। इस तरह से हमारे पास टोटल 17 हम एसडीजी हैं हमारे पास। तो एसडीजी जो 1 है दैट इज़ 2030 तक हम नो पॉवर्टी को अचीव करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ऐसा बोल रहा है कि जिस रेट पर हम काम कर रहे हैं, या फिर रेदर दैन कि जो ये इश्यूज हमने फेस करे हैं, जो चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया या कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, उसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी वजह से हमारी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो इस सिचुएशन में चली जा चुकी है कि 2030 तक ये जो नो पॉवर्टी अचीव करना है ना, इसके अचीव करने के हम बिल्कुल भी आसपास नहीं हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं। पर साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने ना कुछ हमें सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि हमें ना टारगेटेड कैश ट्रांसफ़र ज़्यादा करने पड़ेंगे। मतलब कि जो हमारे टारगेटेड, मतलब जैसे हमारे लो इनकम लोग हो गए, ठीक है, या मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हो गया, वो किस तरह से वहाँ पे लोगों को जो पुअर हो गए, वल्नरेबल ग्रुप्स हो गए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, ताकि सिर्फ उनको बेनिफिट्स मिले, ठीक है। इसके साथ ही एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ इशूज़ हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, वहाँ पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के कैश ट्रांसफर्स के थ्रू जो कि टारगेटेड हों, जो कि इफेक्टिव मैकेनिज्म हो पुअर और वल्नरेबल तक पहुँचने के, उनको यूज़ किया जाए, तो ये चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा फोकस हमारा होना चाहिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ऊपर इन्होंने बात करी हुई है, देखो हम मेंस के अंदर पढ़ते भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रोड हो गया, हमारे जो रेलवेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही साथ सिर्फ ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, आपकी एजुकेशन में प्रमोशन, ठीक है, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, इस तरह की चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो ये लंबे टाइम तक आपको बेनिफिट्स देंगे। तो ये सारी चीज़ों की भी यहाँ पे बात करी है वर्ल्ड बैंक ने कि ये चीज़ों के ऊपर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसी तरह से देखो डोमेस्टिक रेवेन्यूज़ को मोबिलाइज करो, स्पेशली आप देखते हो ना, जैसे ठीक है, जो टैक्सेस होते हैं हमारे, वो टैक्सेस जो होते हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए कि जो होते हैं एक तरह से कि वो रिचर को ज़्यादा टैक्स करें, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारा डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, पर्सनल टैक्स हो गया या इनकम टैक्स कह लो, और साथ ही साथ जो हमारे होते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अगर ज़्यादातर रेवेन्यू एक कंट्री का इन जगहों से आता है, ठीक है ना, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है बिटवीन द रिच एंड पुअर, उस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो वल्नरेबल हमारे सेक्शन के लोग हैं, या फिर जो पॉवर्टी में अभी जो हैं लोग, उनको यहाँ से हम बाहर निकालने में हेल्प हो सकती है। तो इस तरह के सजेशन आप अपने आंसर्स में भी लिख सकते हो। देखो पॉवर्टी का क्वेश्चन हमें GS2 में भी देखने को मिल सकता है, GS3 में भी देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर अगर आप ये चीज़ लिखोगे ना कि वर्ल्ड बैंक ये चीज़ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट के अंदर जो मैंने बताया ना, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की जो रिपोर्ट है, उसमें इस तरह के सजेशंस दिए हैं, तो डेफिनेटली आपके आंसर में कुछ एक सॉलिड वेटेज मिल जाती है, ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स उसके मिल सकते हैं, ठीक है, चाहे 0.5 मार्क्स ही मिले, बट डेफिनेटली वो आपके एक तरह से वैल्यू एडिशन हो जाता है आपके आंसर के अंदर। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अपने आंसर्स में लिखो, ठीक है। बाकी जो प्रीलिम्स के पॉइंट्स बताए उनको भी ध्यान में रखो कि कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो देखो लास्ट वीक मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको। पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है, कुछ लोगों ने सही आंसर भी दिया है, बट बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ भी करी है, जो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। देखो पहली बात तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। चलो ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, लोग ना यहीं पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरिंग। देखो खर्चा अगर कम करेगी गवर्नमेंट, डेफिनेटली क्या होगा कि लोगों के हाथ में फिर पैसा कम जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली जो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रखी है, या लोगों के हाथ में जो पैसा ज़्यादा है, उस पैसे को हम कम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1 तो बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से अगर टैक्सेस बढ़ा दे, अगर प्राइवेट बिजनेस के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अगर उस टैक्स को बढ़ा दिया गया, उससे क्या होगा, उससे भी तो सेम ही चीज़ होगी, लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, और कहीं ना कहीं जो उनके हाथ में ज़्यादा पैसा है उसको कम करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, 1 भी ठीक थी। स्टेटमेंट 3 देखो, इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। आप जानते हो कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं किसी चीज़ के, होता क्या है, आप लोन महंगे हो जाते हैं, बिल्कुल लोन महंगे हो जाएंगे तो क्या हो गया, लोग डिमांड नहीं करेंगे लोन की, यस, क्योंकि लोन महंगे हो चुके हैं। इससे क्या होगा, लोगों की जो डिमांड बढ़ी हुई थी उसको, वो डिमांड कम हो सकती है, तो इन्फ्लेशन क्या उससे कंट्रोल हो जाएगी। द आंसर इज यस, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो क्या सर थर्ड ठीक है,
जी नहीं, थर्ड ठीक नहीं है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम करना कौन करता है? ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये मतलब वहाँ से आते हैं ना डिसीजन। ये तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट 3 वैसे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेगी, पर क्योंकि यहाँ पे वर्ड था फिस्कल पॉलिसी, बट ये तो मॉनेटरी पॉलिसी मेजर है ना, तो फिस्कल पॉलिसी मेजर्स होने की वजह से आपका स्टेटमेंट 3 हो जाता है क्या? गलत। वैसे इन जनरल आप पूछोगे कि क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा? यस, बट इट इज़ नॉट अ फिस्कल मेजर। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। तो इस तरह की ना कई बार छोटी छोटी ट्रिक्स प्ले करता है यूपीएससी, तो वो भी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। बस इतना नहीं कि इन्फ्लेशन देखा और फटाफट लग गए आंसर करने, नहीं, पूरा अच्छे से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, कौन से जल्दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2013 का हमने देखा, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। देखो मनी छोड़ो, आप कोई भी चीज़ दुनिया में सोच लो, व्हाटएवर, कुछ भी चीज़ सोच लो। आप सोच लो जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन, या फिर मैंने पिछली बार पहले भी आपको एक बार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वगैरह का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब देखो, जब आप जानते हो कोविड की आई थिंक सेकेंड वेव थी, हाँ कोविड की सेकेंड वेव थी, उस टाइम पे क्या हुआ? ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की सप्लाई तो उतनी ही थी जितनी पहले होती थी, बट डिमांड क्या हुई? डिमांड क्या हुई? अचानक से बढ़ गई ना। जब डिमांड अचानक से बढ़ी, आप देख रहे हो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पता नहीं आई थिंक 10,000 का आता होगा, तो उस टाइम पे उसके रेट हो गए 1 लाख रुपए। ये क्या दिखा रहा है कि जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है बट सप्लाई सेम होती है, तो क्या होता है? उसके प्राइजेज बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ होती है बैंकों के साथ, मतलब जब सप्लाई क्या है, जब सप्लाई ऑफ मनी क्या है? कांस्टेंट या सेम, बट डिमांड बढ़ गई है, लोगों को चाहिए लोन, पर बैंकों के पास पैसा है ही नहीं लोन देने के लिए, तो बैंक क्या करेंगे? बैंक बोलेंगे कि जो बंदा क्या करेगा, जो बंदा मुझे हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे देगा, ठीक है ना, जो बंदा हायर इंटरेस्ट रेट मुझे पे कर सकता है, उसको मैं लोन दे दूंगा, अदरवाइज उसको मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई सेम ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब सप्लाई सेम होती है बट डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होती है, तब क्या होता है? एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इकोनॉमी नहीं भी पढ़ी, फाइनेंस नहीं भी पढ़ा, तब भी आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। ये लॉजिकल चीज़ है, ये क्या आपने नहीं देखी कोविड-19 की सेकेंड वेव? सबने देखी है यार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, एंड इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो मैंने थोड़ी बातें करी, वर्ल्ड बैंक की बात करी, पॉवर्टी वगैरह के ऊपर बात करी, तो 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एक ये यूपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, इसको एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करना कि क्या इसका आंसर आता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का आपका कितना क्लैरिटी है, अदरवाइज थोड़ा हम और डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, थोड़ा और ना कि क्या इसका मीनिंग क्या है, तो थोड़ा और डिस्कशन कर लेंगे। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन 2008 का भी है, ठीक है, ये भी देखना। IBRD गैट IMF के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, तो इसका भी आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार बताना। फिर हम अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक फिर जब और कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, तब इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपकी क्लैरिटी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और भी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।